अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की चंद रोज की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेजबानी मैं कर रहा हूं। 18वीं आईनी तरमीम का मामला, जिस पर एक बार फिर से बहस हो रही है, एतराज़ात उठ रहे हैं, तरमीम में खामियों की बात हो रही है और इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जल्द ही नया तनाज़ा जन्म ले सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं आईनी तरमीम पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि 18वीं आईनी तरमीम पर बात हो सकती है और अगर हुकूमत ऐसा कोई अमली कदम उठाती है तो फिर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्दअमल सामने आ सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है, वो सियासी जिद्दोजहद करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। अनफॉर्चुनेटली हमारा 18वीं आइन जो सिंध के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करता है, आजकल ख़तरा में है। हर तरफ से हमले हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी कमिटमेंट के साथ इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। उनके अपने वज़ीर 18वीं आइन के ख़िलाफ़ बोलते हैं। जहाँ खान साहब जाता है, ख़ुद वज़ीर आज़म है, खुद पार्लिमानी सिस्टम का वज़ीर आज़म है, मगर सदारती निज़ाम का बात करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अपना लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, मगर हम सियासी ऑप्शन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान का बाहर भी इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से वाजे कर चुके हैं कि वो अदालती जंग भी लड़ेंगे और लॉन्ग मार्च भी निकालेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी कह चुके हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आएंगे। इनको सिर्फ तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की है और प्रेशर मुझ पर डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर मैं अकेला मान भी जाऊँ आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी। बहरहाल ये देखते हैं कि ये मैच कहाँ जाता है। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है, इसलिए कि प्लॉट तो ख़त्म हो गए, ज़मीनें पूरे पाकिस्तान की ख़त्म हो गई, अब बाकी बचे हैं कोई गैस, कोई ऑयल, कुछ ये ज़ख़ीरे। अब ये चाहते हैं कि वो भी ले लें। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। यह है पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है और इसे लगता है कि 18वीं आईनी तरमीम से सिंध के हुकूक मुतासिर होंगे, मगर हुकूमत ये समझती है कि 18वीं आईनी तरमीम में बहुत से ऐसे नुक्ते हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ विफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि 18वीं आईनी तरमीम में कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बातें ठीक नहीं भी हैं जिन पर बात करनी चाहिए। लेकिन जब बात करप्शन पर की जाती है तो पीपल्स पार्टी 18वीं आईनी तरमीम को ले आती है। हुकूमत ये समझती है कि इस तरमीम पर बात होनी चाहिए, तब्दीली अगर करनी है तो इसके हवाले से सोचना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी वाज़े कर चुकी है कि अगर 18वीं तरमीम के साथ कुछ भी हुआ तो वो फिर सड़कों पर एहतजाज करेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से हम बात करेंगे। फवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जो आपने कहा कि बहुत सी तरमीम है, अच्छी भी हैं, आपने कहा सूबे एम्पावर हुए, अच्छी बात है, लेकिन हायर एजुकेशन का मामला डिज़ोल्व हुआ तो वो शायद नुकसान में जाती है बात, और ये बात कि पीपल्स पार्टी से बात कुछ और की जाए वो 18वीं तरमीम पर आ जाती है। आप ये वाज़ेह कर दें कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी काबीना जिसका आप भी हिस्सा है, वाकई आप सोच रहे हैं कि 18वीं तरमीम से जो तब्दीलियाँ लाई गई उनमें कुछ बदलना है, उनको वापस करना है, जिससे नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा वफाक को या वफाकी इंतज़ाम को? देखिए, हम पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमें कोई इशू नहीं है। सूबे में पाकिस्तान में 4 में से 3 सूबों में हमारी हुकूमत है, वफाक में हमारी हुकूमत है, सो हमें कोई फ्रेंकली को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि क्या, क्योंकि अमली तौर के ऊपर तो हमारी ही हुकूमत है सूबों में भी, और इसलिए ये पीपल्स पार्टी को तो चूँकि डाइवर्जन चाहिए। जब आप उनसे पूछते हैं कि सिंध का पैसा दुबई और लंदन में कैसे बरामद हुआ, पैसे सिंध में गए, वहाँ से दुबई में कैसे ट्रांसफ़र हो गए, जो लड़काना का पैकेज था उससे पता चला कि आपने दुबई में महलात ख़रीद लिए, जो पैसा कराची में लगना चाहिए था उसका पता चला कि वो लंदन में, उससे आपने अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए। तो ये जब बात आती है तो उसको 18वीं तरमीम की तरफ एक सहारा लेते हैं और उसको बात बदलने की कोशिश करते हैं, वरना ज़ाहिर है दिल में तो उनको भी पता है कि 18वीं तरमीम हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें। लेकिन अगर आप ये कह दें एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर, कि ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत 18वीं तरमीम
तरमीम को बदलना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, ना ही ऐसा करने का कोई इरादा है, ना सोच रही है, ना बात हो रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास ये आर्गूमेंट ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कॉमन सेंस की बात है ना। पहली बात तो यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें भी तो जब तक पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस नहीं होगा तीनों पार्टीज़ का, तो तरमीम पास कैसे होगी? ज़ाहिर है हमारे पास नंबर्स नहीं हैं, और जब नंबर होंगे तब देखेंगे कि बात होगी नहीं होगी। फ़िलहाल ऐसा ना कोई सोच है, ना इस तरफ कोई पेशकदमी हो रही है, ना ही कोई बात हो रही है। ये तो ऐसे ही अब मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए उन्होंने रोज़ कोई बात करनी होती है, तो 18वीं तरमीम की बात कर देते हैं। अदरवाइज़ तो असल सवाल तो ये है कि सिंध के अंदर जाने वाला अरबा रुपया गया किधर, और जिस तरह से सिंध का जो PSDP 2000 अरब रुपया पीपल्स पार्टी के 2 वज़राए आला ने खर्चा, वो पैसे आखिर कहीं सिंध में क्यों नज़र नहीं आते? वो पैसे कहाँ चले गए हैं? वो पैसे तो दुबई में, लंदन में चले गए हैं। तो असल सवाल तो ये उनसे पूछने का है। ठीक है, चले इस सवाल पर तो तहकीकात हो ही रही है, JIT भी कर रही है, नैब में भी जा चुका है मामला। तो ECL के ऊपर आपकी काबीना की राय क्या है फिर? चूँकि आपने फरमाया कि 32 नाम भेजे कमेटी को, लेकिन आसिफ जरदारी का नाम उसमें शामिल नहीं है। आसिफ जरदारी कह चुके हैं कि वो जमानत जब मिली है उन्हें कबल अज़ गिरफ्तारी, उस वक्त हिफाजती जमानत, वो पासपोर्ट वहीं जमा हो जाते हैं। लेकिन आपकी हुकूमत समझती है कि ECL में नाम नहीं होगा तो आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर चले जाएंगे, या कानून की लैंग्वेज में वो फरार हो जाएंगे मुल्क से? ये तो लॉन्च पर भी भाग सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि वो जो तमाम तर कानून के अंदर जो भी प्रोवाइडेड हैं तहफ़्फ़ुज़ वो लिए जाएं, ताकि ये ना भागें। और इसलिए ना भागें कि ये पाकिस्तान का पैसा है जो बाहर गया है, हमारा ज़ाती पैसा तो नहीं है, ना ही हमारी कोई ज़ाती लड़ाई है इमरान खान की या PTI की, जरदारी साहब से कोई ज़ाती मसला तो नहीं है। पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के पैसे की हिफाजत ज़रूरी है, उनसे ये रिकवरी करानी है। नवाज शरीफ साहब से भी यही मामला है, जरदारी साहब से भी मामला यही है। दोनों पाकिस्तान के अरबा रुपया जो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, वो ये दोनों ख़ानदान लेके भाग गए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसे पाकिस्तान में वापस लाए जाएँ और पाकिस्तान के लोगों के हवाले किए जाएँ। अच्छा, चले, ये तो आपने अपना मौक़िफ़ बता दिया, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब उस्मान बुज़दार के हवाले से कह रहे हैं, वो ज़रा हम आपको सुनवाना चाहते हैं, उस पर आपकी राय लेना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने काफ़ी तनकीद की है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी सिलेक्शन पर। पंजाब जैसा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, और ये जो उन्होंने एक फ़र्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, और क्या निकला बुज़दार। हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ में बहुत से कैंडिडेट्स थे, बुज़दार साहब जो है वो आखिरी वक्त में आया। इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वसीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। फवाद साहब, अब मसला ये कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो, क्योंकि आप कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने तो तनकीद करनी है तहरीक इंसाफ पर, लेकिन आपके वज़ीर आला तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, आपके तो वज़रा भी हैं, उस्मान बुज़दार पर उनकी तरफ से तनकीद की जा रही है। पार्टी में क्या इस बारे में बात हुई है? कैबिनेट में खबरें आई थी कि तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर लोगों ने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, इस हवाले से कोई फैसला होना चाहिए। यानी वो पार्टी के सरबराह तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने कायम अली शाह साहब को 8 साल सिंध का वज़ीर आला रखा, और वो अब कह रहे हैं दूसरों को कि ये वज़ीर आला नहीं होने चाहिए। बहरहाल जो पंजाब के वज़ीर आला का फ़ैसला PTI के मेंबरान असम्बली ने करना है, उन्होंने वो फ़ैसला किया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का मुकम्मल एतमाद उन्हें हासिल है, और बुज़दार साहब अपनी कारकर्दगी उनसे वो मुतमईन है। बाकी हर एक को अपनी ओपिनियन रखने का हक़ है, वो जो मर्ज़ी ओपिनियन रखें। आप मुतमईन हैं? कभी बात हुई है इस बारे में कैबिनेट में वज़ीर आज़म से या दीगर वज़रा से, साथियों से? मुतमईन है, और तो इसीलिए वो अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मुतमईन है, वो इजहार भी करते रहते हैं, और पंजाब के MPs भी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, अभी तक मुतमईन है। आखिरी एक छोटी सी बात कि ये हज के बारे में जो फैसला हुआ और उसकी अखराजात बढ़े हैं, बातें हुई कि पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ीर मज़हबी अमूर नहीं बता रहे, इस बारे में वज़ीर इत्तलात ने बताया। बहरहाल आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन ये अच्छा है या बुरा फ़ैसला, इस पर तनकीद हो सकती है, इसकी हिमायत हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा फ़ैसला है, तो इसकी बैकग्राउंड क्या थी? प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव था सब्सिडी वगैरह के हवाले से, क्योंकि अक्सर जमातें तनकीद कर रही हैं, और आपके अपने वज़ीर के बारे में भी खबर आई कि वो भी तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, सब्सिडी होनी नहीं चाहिए हज पर। पहली बात तो यह है कि हमारे वज़ीर साहब ने तो आज अपना मौक़िफ़ क्लियर किया, और उन्होंने बताया कि मीडिया में जिस तरह से बेशुमार और फेक न्यूज़
चलती हैं, ये भी फेक न्यूज़ थी। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है बताया है कि वो बिल्कुल इस बात से और वो काबीना का हिस्सा और वो काबीना के फ़ैसले की तायद करते हैं। मसला ये है कि 4 अरब, ये पहली बात तो ये कि सब्सिडी हज में सिर्फ पिछले साल एक बार दी गई, क्योंकि इलेक्शन का साल था और PMLN की हुकूमत ने बेशुमार ऐसे मामलात किए जिसके ऊपर उनको बाद में परवाह नहीं थी। जिस तरह से कौमी ख़जाने को उन्होंने बाकी जगहों के ऊपर ऐसे ही किया, यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही किया। यहाँ पर मसला यह है कि 4 अरब 36 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो यहाँ पर बनती है। अब सऊदी अरेबिया ने अपने जो हज के अखराजात हैं वो बढ़ा दिए। अब मसला यह है कि हज और ज़कात 2 इबादात हैं जो उन पर फ़र्ज़ हैं जो इस्तात रखते हों। आप ये कहिए कि 4 अरब 36 करोड़ हुकूमत ने देने, हुकूमत कहाँ से देगी? ज़ाहिर आप तालीम के बजट से उठाएंगे, आप एजुकेशन के बजट से उठाएंगे, आप लोगों की गरीब किसी की जेब काटेंगे, BISP से उठाएंगे, यहीं से आप पैसे लेंगे और हज पे देंगे। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम जो गरीब तरीन लोग हैं उनको मिलने वाला पैसा उठा के हम उसके ऊपर दे दें कि जो कि हज करने जा रहे हैं उनको सब्सिडी दे दें? ज़ाहिर है हुकूमत ने भी कहीं ना कहीं से तो कट लगाना है और पैसे देने हैं ना। अच्छा, ठीक है। काफ़ी बहस हुई। हम ज़ाहिर है हुजाज को मुकम्मल सहूलियात देना चाहते हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला इस बार जो हज होगा वो मुकम्मल मुख्तलिफ होगा माजी के हज से, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि ये ना किया जाए। साहब, ये प्रपोजल किसका था? फाइनेंस मिनिस्ट्री का था, फाइनेंस मिनिस्टर का था, मजहबी अमूर की वजारत का था, या वज़ीर आज़म का था? ये काबीना का फैसला होता है, काबीना ये फैसले करती है। नहीं, अच्छा, किसी मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात कही गई होगी ना कि ये सब्सिडी नहीं देनी है इस मरतबा? मैं यही बता रहा हूँ ना, ये काबीना ये फैसला करती है कि काबीना में तो सब जानी वजारतें चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये सब वजारतें ही ये फैसला करती हैं, यूनानिमस फैसला होता है, काबीना का फैसला होता है, किसी एक वजीर का फैसला नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात सानिया साहिवाल पर JIT की बजाय जुडिशल कमीशन के मुतालबे के हवाले से, जिसको पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब मान नहीं रहे हैं। शहबाज गिल तर्जुमान है वज़ीर आला के, उनसे इस बारे में पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सानिया साहिवाल पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पुलिस पर मुश्तमिल JIT से नहीं बल्कि जज से तहकीकात करवाई जाए। ये वो मुतालबा है जो सानिया साहिवाल में कत्ल होने वालों के वरसा की तरफ से मुसलसल सामने आया है। और सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला भी वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है, लेकिन पंजाब हुकूमत JIT की अब तक की तहकीकात से मुतमईन है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फिल वक्त जुडिशल कमीशन बनाने पर रजामंद नहीं है और JIT की तहकीकात को शफाफ करार दे रहे हैं। लेकिन मक़तूलीन के वरसा JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात ज़ाहिर कर रहे हैं और इस बारे में उनका मौक़िफ़ है कि वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों की तहकीकात उन्हीं के इदारे से करवाई जा रही हैं जो इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है और मुलव्विस एहलकारों को बचाने की कोशिश भी है। यही वजह है कि JIT के तलब करने पर आज चौथे दिन भी मकतूल खलील के भाई बयान रिकॉर्ड करवाने और मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए पेश नहीं हुए। इसी बारे में प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ अपना मौक़िफ़ देते हुए मकतूल खलील और ज़ीशान के भाइयों का कहना था कि उनके घर वालों को पुलिस एहलकारों ने कत्ल किया और पुलिस ही JIT में शामिल है, तो उनका सवाल यह है कि इंसाफ कैसे होगा। इसीलिए वो और जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। ये पुलिस वालों ने किया तो पुलिस वाले इसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो ये कैसे उनके खिलाफ लिख सकते हैं? ये जहाँ तक उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और शवाहद ख़त्म किए जा रहे हैं जो मौके पर मौजूद थे। जो कत्ल करने वाले हैं, ठीक है, वो ही तफ्तीश करने लग जाएं तो आप इंसाफ से कैसे इंसाफ मिलेगा आपको? आप तवक्का भी नहीं कर सकते कि ये इंसाफ दिला सकेंगे हम, क्योंकि इंसाफ अदालतों ने देना होता है, पुलिस वालों ने नहीं देना होता। तो इसलिए हमने रुजू किया है कि प्लीज़ ये अदालती कमीशन बनाया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी है, जिसने भी किया है, तो वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। सानिया साहिवाल पर पंजाब हुकूमत की बनाई गई JIT को मकतूलीन के अहलखाना मानने को तैयार नहीं और ना ही इसके सामने पेश हुए हैं। और गुज़श्ता रोज़ मकतूल खलील के भाई JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को फरीक बनाया और अदालत से दरख्वास्त की कि JIT को कलअदम करार देकर साहिवाल वाक़े की तहकीकात के लिए
अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। मकतूलीन के वरसा के साथ सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला भी वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन को ही मुनासिब प्लेटफॉर्म समझती है। इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक का कहना था कि सानेहा साहिवाल से मुताल्लिक़ सेनेट कमेटी की पहली मीटिंग में तय हो गया था कि तहकीकात जुडिशल कमीशन से करवानी चाहिए और वज़ीर आज़म को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ख़त भी लिखा है। पहली मीटिंग में ये फैसला कर लिया गया था कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जीआईटी जो है वो नहीं पुलिस ऑफिसर्स की है और पुलिस ऑफिसर्स ही इस केस में मुलव्वस हैं, लिहाजा सबका ये ख्याल था कि शायद कोई रियायत बरती जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद हैं, इसलिए मैंने ख़त लिखा है। अगर मैं होता विदिन 48 आवर्स मैं जुडिशल कमीशन अनाउंस करके उसके मेंबर्स की एक TOR देता। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समझते हैं कि जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं। ये बताएं कि अब वो जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है, उस पर आपको क्या मसला ये है, जब हमारा काम चल रहा है ठीक चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है, ठीक, तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। जो 5 लोग हैं वो तो चलान हो चुके हैं ऑलरेडी, और वो जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है, सस्पेंड भी है, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं पूरी चेन हमने सस्पेंड की है, कार्रवाई हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का जुडिशल कमीशन के क़याम का इरादा नहीं और मक़तूलीन के वरसा जीआईटी को मुस्तरद कर रहे हैं। तलबे के बावजूद पेश नहीं हुए। ऐसे में सवाल यह है कि मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर और उनके ताउन के बगैर तहकीकात कैसे मुकम्मल हुई। मुतासरीन के वरसा के इत्मीनान के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे को हुकूमत आखिर मान क्यों नहीं रही है, इसी पर बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल से। शहबाज साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये कहते हैं कि मक़तूलीन के वरसा को इंसाफ दिलाएंगे और इसके लिए जो कुछ ज़रूरी हुआ करेंगे, वज़ीर आला पंजाब ये कहते हैं, तो फिर इस सूरत में ये सवाल नहीं बनता कि जिनका नुकसान हुआ है वो जलील के भाई की फैमिली कत्ल हुई है, वो एहतशाम के भाई ज़ीशान को कत्ल किया गया है, इंसाफ होने चाहिए, ख़ानदान उनका उनसे बिछड़ गया है, इस वक्त दुख और कर्ब में वो हैं, तो फिर उनका मुतालबा, उनकी मर्ज़ी ज़्यादा अहम होनी चाहिए या वज़ीर आला पंजाब या दीगर लोग जो इस वक्त समझ रहे हैं और उनका मुतालबा मान नहीं रहे, उनकी मर्ज़ी अहम होगी? ना सिर्फ वो बल्कि सेनेट की कमेटी तक कह रही है कि जुडिशल कमीशन बना दें। जी बहुत शुक्रिया जुनैद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ अपना कंसर्न भी कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस है, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे इन्वॉल्व थे। दूसरी बात मैं शुरू ये करूँगा कि ये जो वाक़या हुआ, ये वाक़या उसी दिन नहीं हो गया और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ वो चंद पुलिस वाले नहीं हैं, इसके ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं, और ना सिर्फ हम दोनों हैं बल्कि हमारी पिछली नस्लें भी हैं और हम पूरी एज अ सोसाइटी हैं। ये जो इख्तियारात से तजावज़ है, ये जो किसी के ऊपर जुल्म कर देना है, ये जो रवैया है, ये पुलिस का या किसी और अदारे का एक दिन में नहीं बन गया, ये पिछले 40 साल से ये रवैया बन रहा था और उस दिन उसी का हमने मुजाहरा देखा जो हमें नज़र आया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम क्योंकि एज अ कौम जब कोई इंसिडेंट होता है, वो ज़ैनब का वाक़या हो या वो ये वाक़या हो, तो हम एकदम से उसका रिएक्शन देते हैं और हम तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं कि हम सब ने क्या किरदार अदा किया है, और हम तमाम लोग स्केपगोट ढूंढते हैं, वो गवर्नमेंट मिल जाए, कोई ऑफिसर मिल जाए, कोई अदारा मिल जाए, उस पर डाल के ये बुरा है, हम सब अच्छे, आगे निकल जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि आज से 4 महीने पहले हम गवर्नमेंट में नहीं थे तो हम आप ही के साथ थे ना, आम शहरी थे, तब मैं पुलिस का जबर क्यों बर्दाश्त करता रहा हूं, तब मैं ये इख्तियारात से तजावुज क्यों बर्दाश्त करता रहा हूं, तब रहमान मलिक साहब ने जब उनकी पार्टी के होते हुए जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा के भाई को कत्ल किया गया, मुझे जुनैद बात पूरी करने दीजिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। बात आपकी सही होगी, लेकिन जो 40 साल गुजर गए हैं, सिर्फ इसका वो 40 साल अब हमने जीने हैं या आगे बढ़ना है, और अब जो वाकया हुआ है उसमें बिल्कुल आगे बढ़ना है। मैं यही आपको बताने लगा हूं कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। ये कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसलिए मुझे इसमें जो इसकी तमहीद थी वो बांधने दीजिए प्लीज। सो कहने का मतलब यह है कि यही रहमान मलिक साहब तो एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक खत नहीं लिखते थे ये, और कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में जुडिशल कमीशन बना देता। ये सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने से इन्होंने भेज दिया घर अपने प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन खत नहीं लिखा। तो ये रवैये हैं, ये सिर्फ इस टाइम पॉलिटिक्स की जा रही है। उस गरीब फैमिली जिनका नुकसान हुआ है, उनके नुकसान के ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है। ये तो मैं एक आपको बात करना चाहता हूं। अब दूसरी बात ये कि जब ऐसा किसी के साथ अनहोना वाकया चले, अब मसला ये कि ये इशू अहम है, इस फैमिली की बात है, लेकिन आप भी अपनी मर्जी का नाम लेंगे क्योंकि बाबर अवान
साहब की जिम्मेदारी थी, वो भी उसमें शामिल थे, उस वक्त खत नहीं लिखा, वो अब आपकी पार्टी में है, तो अब आप उनका नाम ना लीजिएगा। मैंने सबसे पहले जुनेद, मैंने सबसे पहले अपना और आपका नाम लिया, मैंने कहा आप और मैं भी जिम्मेदार हैं। शहरी के तौर पे जिम्मेदारी होना ठीक है, जो वाकया हुआ आप कह रहे हैं 40 साल के फरसूदा निजाम की वजह से हुआ, ठीक है, लेकिन अब लवाहिकीन को क्या जो इंसाफ देने का अमल है वो भी उस 40 साल निजाम की नजर कर देना है हमने, या उसको बदलना है? जी नहीं जुनेद, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। एक देखिए, हर चीज को अपने तहम्मुल से, पहली बात तो ये कि जब ऐसे वाकयात हो जाते हैं वो तकलीफ दे होते हैं, लेकिन जब तकलीफ दे मामला भी होता है तो आपने बड़े तहम्मुल से सोच समझ के फैसले करने होते हैं। जो लॉन्ग टर्म जो उनकी रेमिफिकेशंस हैं वो भी देखनी है, और आपने ये भी देखना है कि बेहतरी और सुधार कैसे आए। तो आप मेरी अर्ज सुन लीजिएगा कि आज मैं जो खलील साहब की फैमिली है उनके साथ, जलील साहब उनके भाई हैं, उनका मुझे टेलीफोन आया किसी की वसातत से कि जी मैं थाने में आया हूं और मुझे एफआईआर नहीं दी जा रही, और मैं थाने में खड़ा हूं, जो हमारे खिलाफ एफआईआर कटी वो नहीं दी जा रही। मैंने उन्हें फौरन अपने पास बुलाया, अपने दफ्तर में उनकी बात सुनी सारी। अभी वो 2 से ढाई घंटे मेरे पास बैठ के गए, उनके तमाम बात सुनी, जैसे आपने कहा वो पेश नहीं हो रहे JIT में, उनके तमाम मैंने एतराज़ात सुने। ज्यादातर बातें जो थी वो ट्रस्ट डेफिसिट था, उनकी वो एक आम शहरी हैं बेचारे, जिन्हें इन कानूनी बातों का नहीं पता कि मुसद्दका एफआईआर कैसे मिलनी, उनका कसूर नहीं है इस बात में। वो अच्छा, चले उनको यही से आगे बात बढ़ाते हैं। आपने एक मसला तो अच्छी बात है कि खुशी होती है कि आप उनसे राब्ता करते, आपको पहले से उनकी प्रॉब्लम को पता, उन्होंने कल इसी प्रोग्राम में बताया कि उनके साथ बरकी रोड थाने के, मैं आपको यही शहबाज साहब एक बात आप ही की बात कर रहा हूं, जो बरकी रोड थाने पर उनके साथ सलूक हुआ है वो उन्होंने इसी प्रोग्राम में कल बताया, लेकिन चले आज आपकी बात हो गई उनसे, ठीक है ना। दूसरा मामला और है, उनका एक और गुफ्तगू का हिस्सा है जो उन्होंने कल कहा, मैं उनसे भी सुन चुका हूं, क्या और मैं आपसे भी सुन चुका हूं। क्या उन्होंने आपको बताया कि JIT में शामिल लोग उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्या उन्होंने बताया आपको? ये देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि वो बहुत सारी चीजें, अब जब हमारे वो एक फेडरल मिनिस्टर के साथ राब्ते में थे, उनका राब्ता था हमारे फेडरल मिनिस्टर का उनके साथ पहले से राब्ता था, उन्होंने मेरे साथ उनका राब्ता कराया, उन्हें बुलाया, जब बुलाया तो मुझे पता चला कि वो गलत पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे, उस पुलिस स्टेशन में वो चीज का रिकॉर्ड नहीं था। फिर उन्हें मैंने ऑफिस में, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कई दफा एक आम शहरी, एक सादा शहरी जो होता है, उसे उन चीजों का नहीं पता होता, कानून की पेचीदगियों का, तो उनकी मदद करनी पड़ती। अब उनकी जो JIT से रिलेटेड इश्यूज थे, शनाख्त परेड और उससे उनके ऊपर जो रिजर्वेशन थी, उनके साथ ये तय हुआ है कि कल या परसों वो मेरे ऑफिस वो भी तशरीफ ले आएंगे, जो पुलिस के ऑफिसर होंगे जो उनके साथ डील करते हैं वो भी तशरीफ ले आएंगे, इनके वकील भी तशरीफ ले आएंगे, और यहां पे बैठ के जो JIT के बारे में, प्रोसेस के बारे में उनके सवालात हैं, खदशात हैं, उसके उनको जवाब देंगे। अगर वो मुतमईन हुए तो ठीक है, नहीं तो जैसे वो मुतमईन होंगे कानून के मुताबिक हम उनके साथ खड़े, हम विक्टिम के साथ खड़े हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छी बात है, लेकिन दो बातें ऐसी हैं शहबाज साहब, क्योंकि पुलिस में आप फरमा रहे हैं कि पुलिस स्टेशन गलत था, लेकिन जो उन्होंने कहा उनके साथ हुआ और JIT के लोग कर रहे हैं वो हम आपको एक दफा सुनवा देते हैं, फिर आपसे जवाब ले लेते हैं, जो जलील साहब ने कल इसी प्रोग्राम में हमें बताई। मैंने कब कहा वो गलत कह रहे हैं? मैंने वो गलत नहीं कह रहे, वो क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। जी फरमाइए। अभी तक तो हमें कोई दबाव नहीं है, सिर्फ है तो जो GTI जो बनी है कमेटी उनकी तरफ से है, को वो रात को भी हमें चैन से बैठने नहीं दे रहे। रात को कभी पुलिस वाले 2 बजे भेज देते हैं, ये फलां नोटिस आ गया है, इस पे साइन करें, ऐसा करें, ऐसा करें। ये तो हमें ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये तो हमें घसीट रहे हैं सड़कों पर, और घर को भी चैन से नहीं बैठने दे रहे। शहबाज साहब, एक ये गुफ्तगू है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि पुलिस स्टेशन, आप फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे होंगे कि वो गलत पुलिस स्टेशन चले गए थे, लेकिन वहाँ किसी पुलिस एहलकार ने उनको ये नहीं कहा, जिस तरह आप अच्छे से कह रहे हैं कि मदद करनी चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा। वो कह रहे हैं वहाँ उनको कहा कि दूर चले जाएं, हमारे पास ना आएँ, दोबारा इस पुलिस स्टेशन मत आना, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आपका कागज़ यहाँ मौजूद नहीं है। तो ऐसी फैमिली जो जिस सान्हे का शिकार है, जिस तकलीफ का शिकार है, उसके साथ इस तरह का कोई भी सलूक कर रहा हो, चाहे JIT और पुलिस हो, आपको लगता है कि मुनासिब होगा? और ये JIT वाली बात जो कह रहे हैं कि रातों को तंग कर रहे हैं, उस पर आपने कोई नोटिस लिया? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। मैं यही आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए मैं जिस टाइम मुझे इस बात का पता चला, मेरे ऑफिस में 2 TV चैनल्स के कैमरा लगे हुए थे। आपके जो कैमरा मैन है वो इस चीज के विटनेस हैं कि उस टाइम में कितना बिजी था। एक आपके 8 बजे के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी उस टाइम, वो कैमरा लगा के खड़े थे, 24 न्यूज का कैमरा, मैं दोनों के साथ कमिटेड था। मैंने वो सब छोड़ के
आपके जो कैमरामैन थे उनसे भी गुजारिश करके टाइम लेके मैंने पहले उस मसले को डील किया। आई मेड श्योर कि वो मेरे ऑफिस पहुंचे, उनके साथ मैंने बैठ के यहां पे सारी बात तय की, पूछा उनसे, इधर ऑफिस में उनको एफआईआर की कॉपी दी, मुसद्दका कॉपी उनको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके साथ जो उन्होंने जेआईटी के दूसरे उनको रात को ये जो तंग करने की बात उन्होंने मुझे भी बताई कि 11 बजे रात के करीब उनके घर कोई गया ये इंफॉर्मेशन लेके कि कल जी दोबारा जेआईटी का मीटिंग है, आप उसमें तशरीफ लाएं। मैंने सुना, बिल्कुल कल मैं मॉर्निंग में जो जेआईटी को हेड कर रहे हैं उनसे मैं बात करूंगा कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उन्हें इंफॉर्मेशन जानी है तो टाइम पे जाए ताकि वो तैयार होकर टाइम पे आ सकें। कल उनकी मुलाकात करवा के चीजें जो हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी तसल्ली के मुताबिक हों। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट कमिटेड है, ये मॉडल टाउन की तरह यहां किसी सूरत बहुत बड़े ओहदों को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा एफआईआर कटवाने के लिए। ये उस तरह की गवर्नमेंट नहीं है। 72 घंटों में तो पंजाब की तारीख में चले ये 72 घंटे वाली बात बिल्कुल वजीर आला भी कह चुके, आप भी कह रहे हैं। अगर जलील साहब और एहतशाम जो ज़ीशान और खलील की फैमिली वो मुतमईन नहीं होते और तब भी उनका हतमी मुतालबा जुडिशल कमीशन ही की तश्कील होता है तो पंजाब हुकूमत ही मान लेगी उनका मुतालबा? देखिए, मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। हम पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा था कि अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत हुई तो हम बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही है। देखिए, पहले इंक्वायरी, फॉर एग्जांपल एहतशाम साहब या जलील साहब कहते हैं कि जी हमें इन पे एतमाद नहीं है, तो रिपोर्ट तो आने दें। हो सकता है रिपोर्ट ऐसी आए जिसमें ऐसी सजाएं हों कि ये कहें कि हमें बिल्कुल एतमाद है। तो असम्पशंस के ऊपर फैसले नहीं करते जब चीजें हो रही होती हैं। शहबाज साहब, फिर आपका दावा, आपके वजीर आला पंजाब का दावा, आपके वजीर आजम का दावा कि फौरी और जल्द उन्होंने इंसाफ देना है उस खानदान को, उसका क्या होगा फिर? बिल्कुल फौरी और जल्द इंसाफ दे रहे हैं। इससे ज्यादा फौरी और जल्द इंसाफ क्या दें कि 72 घंटों में जो पंजाब की तारीख में नहीं, जहां 16 लोग मरे थे इसी पंजाब में, मैं बार-बार रेफरेंस जेआईटी ने तो 30 दिन का अभी वक्त मांगा है ज़ीशान से मुतालिक मालूमात देने के लिए। जी, जेआईटी ने तो अभी वक्त मांगा हुआ है 30 दिन का ज़ीशान से मुतालिक मालूमात देने के लिए। जी, अब आप दूसरे एंगल पे जा रहे हैं। ज़ीशान के बारे में बिल्कुल उन्होंने वक्त मांगा हुआ है। जब उनका वक्त खत्म होगा, जब वो इंफॉर्मेशन देंगे, दूध का दूध पानी का पानी वहां भी हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा कोई अजीज चीफ मिनिस्टर साहब का, मेरा या प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सीटीडी की कार्रवाई में सारी में कोई शामिल नहीं, हम उन्हें क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? हमें उतने ही एज अ शहरी खलील की फैमिली प्यारी है जितने सीटीडी के लोग हैं, और जिन्होंने जुर्म किया वो जारी बात हमें प्यारे नहीं है किसी सूरत भी, उनको करार वाकई सजा दिलवाएंगे। हमने 72 घंटे के अंदर अंदर यह फैसला किया कि उनमें 5 लोग टेररिज्म, एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्राई होंगे, उनके खिलाफ एफआईआर है। हमने जितनी पुलिस की हायर हायरार्की थी इसमें इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सबको रिमूव किया। इससे ज्यादा फौरी इंसाफ क्या हो? लेकिन मैं आपके जज्बात समझता हूं, मैं खलील फैमिली के जज्बात समझता हूं, मैं आवाम के जज्बात समझता हूं कि यह बहुत ही तकलीफदेह वाकया है जो 40 साल की बदनज़मी और अपनी सियासत में पुलिस को यूज करने के लिए, पुलिस के अदारे की जो तबाही की गई, उनके मॉरल फाइबर की, उनके प्रोफेशनल फाइबर की जो तबाही की गई, उसका उस दिन हमने अमली मुजाहरा देखा है। तो ये किसी एक दिन में इसने फिक्स नहीं होना, इस पे वक्त लगेगा। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह उन्हें कानून के मुताबिक, कानून की हदूद के अंदर रहते हुए जो कुछ हमसे हुआ हम जरूर करेंगे। अच्छा, और आपको इस चीज का एहसास है, अब जैसे आपने ये बात कही कि जो ताखीर होगी जितनी भी 30 दिन होती है, उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स लाते हैं, बयानात रिकॉर्ड करना सारा, उस सारी ताखीर से जो लवाहकीन है उनको तो दुख पहुंचेगा ही, तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन पंजाब हुकूमत के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। जितना डिले होगा उतनी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठेंगे। इसी चीज को आप समझिए। आप जुनेद, आपने सबसे ज्यादा पते की बात की। आप मुझे यह बताइए कि अगर जेआईटी के लोगों को सजा होती है, 5 लोगों को, कॉमन सेंस की बात है, जिन्होंने जुर्म किया है, जो भी उसमें मुलव्वस है, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं, उनको सजा होती है, तो आप बताइए कि उससे हमें पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रिलीफ मिलेगा ना, कि इंसाफ होता नजर आएगा। अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो उसकी सजा हमें मिलेगी। अब अगर तो मॉडल टाउन की तरह हमने ये खुद करवाया होता तो फिर तो चले, इंटेंट बनती है प्रोटेक्ट करने की। इस मामले में तो जितने बेखबर आप थे उतना ही बेखबर मैं था। इसमें तो इवन आईजी पुलिस को भी नहीं पता होगा कि ये काम वहां पे हुआ है, किसी को पता नहीं होगा, सवाए उनके डायरेक्ट जो कमांड में ऑफिसर थे उनको पता होगा। तो कहने का मेरा आपसे मतलब यह है कि हमारी कोई इंटेंट नहीं है इसको, हम खलील फैमिली के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े होंगे, विक्टिम के साथ खड़े
खड़े हैं, जो बच्चे इसमें जख्मी हुए या बच्चे गाड़ी से निकले, एग्जैक्टली उसी उम्र की चीफ मिनिस्टर साहब की अपनी छोटी बेटी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब के एग्जैक्ट वर्ड थे, मेरे फोन में उनका मैसेज अभी तक पड़ा हुआ है कि वो बच्चों की वीडियो देख के वो पर्सनली डिस्टर्ब हैं इस बात के ऊपर। तो आप ये यकीन रखिए, आपको चीजें डेफिनेटली कानून के मुताबिक अमेरिका में भी जब कोई हादसा होता है तो 6 महीने से साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं लोगों को सजा मिलते हुए। ये बहुत तकलीफदेह मरहला होता है कि आपको नजर आ रहा है एक बंदे ने जुर्म किया और फिर भी आप कानूनी तकाजों की वजह से आपको लेट करना पड़ता है। चले, अच्छा, आपकी नीयत साफ है, आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन शहबाज साहब आखिरी एक बात कि आपको लगता है कि इस तरह मुमकिन है कि ये सीटीडी एहलकार जिन्होंने वहाँ पर ये कत्ल व गारतगरी की, उनको कोई मदद कर रहा होगा, उनको कोई सपोर्ट कर रहा होगा, उनको किसी की आशीर्वाद हासिल होगी? क्योंकि इतना कुछ सब देख लिया आपने, हमने, मीडिया ने आवाज़ उठाई, वहाँ मौजूद शहरियों को क्रेडिट जाता है जो वीडियो सामने लाए। इतना बड़ा मुल्क का इशू बनने के बावजूद भी वो सीटीडी एहलकार इब्तदाई JIT की तहकीकात में झूठ बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि वहाँ हमने फायरिंग की ही नहीं, और मोटरसाइकिल पर दहशतगर्द थे, उन्होंने हम पर फायरिंग की जिनका कोई नामो निशान ही नहीं मिला। ज़ीशान ऐसा दहशतगर्द था, इतना हाई प्रोफाइल दहशतगर्द जिसको कत्ल कर देने के बाद 30-40 दिन चाहिए उसके खिलाफ शवाहिद ढूंढने के लिए। कहीं लगता है कि कोई ना कोई हो सकता है उन सीटीडी एहलकारों को प्रोटेक्ट कर रहा हो, उनकी मदद कर रहा हो, जिस पर आपको तशवीश हो, आपकी हुकूमत को, वज़ीर आला को, कैसे मामले पर नजर रखें? जी मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ा कंप्रीहेंसिव और बहुत, मैं जुनेद आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं ये कहूँ कि एज अ जर्नलिस्ट आपने ये मेरे पूरे प्रोग्राम की जो अपीयरेंस होगी, मेरा ख्याल इस एक सवाल का अगर मैं अच्छे से जवाब दे दूं तो नाज़रीन को पता चल जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जुनेद, एक बात इसमें देखिए कि जो ये वाकया हुआ, इसको मैं बार बार इसकी ममासलत इसलिए कर रहा हूं कि इसी तरह का एक जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, जिसमें पीछे से पॉलिटिकल इंटेंट भी शामिल थी, मॉडल टाउन में हुआ। जब उसकी इंक्वायरी हुई या जुडिशियल कमीशन हुआ, जब जो भी प्रोसेस उसका पूरा देखें तो आप देखें कि उसमें भी जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने सहते जुर्म से मुकम्मल इनकार किया। उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ भी नहीं किया। अब इसमें भी मुझे अभी तक तो, क्योंकि इंक्वायरी हो रही, मेरे सामने कुछ नहीं, मैंने जो मीडिया पर टिकट देखे हैं उसमें इसमें भी लोगों ने जाके यही बयान दिया कि जी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हर मुजरिम जो जुर्म करता है वो कभी मानता नहीं है, 99% वो जाके यही कहता है जी मैंने तो नहीं किया। तो ये भी हो रहा है ऐसे ही, ये भी अपना वही बयान दे रहे हैं। लेकिन आप JIT की रिपोर्ट आने दें, मैं आप बिल्कुल अजम्पशंस पे ये ना सोचिए। अगर कोई ऐसे प्रोटेक्ट कर भी रहा हुआ, हम विक्टिम फैमिली के साथ खड़े हैं, इंसानियत के नाते भी, ईमान के नाते भी और पॉलिटिकली भी। ये चीज हमें कास्ट करेगी, ये चीज हम पे इसका बैकलैश आएगा अगर हम नाइंसाफी पे खड़े होंगे। तो आप बताइए क्यों खड़े होंगे? क्या पागल हैं हम? क्या हमें बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नहीं है? हमारा क्या फायदा है पुलिस को प्रोटेक्ट करने में? मुझे बताइए को हमारी इंटेंट पे, हमारे पॉलिटिकल। आपको एक और बात बताऊं, खलील के भाई ने मुझे बताया वो तो वोटर भी हमारे हैं, वो PTI के वोटर हैं। अभी वो मुझे बता रहे थे, ठीक है, ये इस बात की तो इस वक्त अहमियत नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी है। वाक़े के बाद वो किसी के भी वोटर हो, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो अभी मुझे बता के गए आधा पौना घंटा पहले कि ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ असद साहब का यहाँ पे लाहौर में, उसने भी, उनके कजन्स ने, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। मुझे बताइए कि इंसानियत के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते किस तरह से हम उनके अगेंस्ट जा सकते हैं? लेकिन एज अ गवर्नमेंट ऑफ द डे मैं बहुत सारी बातें रिपोर्ट आने से पहले नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने जो बयान देना है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर आप उसे यूज करेंगे बार बार। तो मुझे बहुत सारी बातें बहुत सोच समझ के हतमी तौर पर आपसे कहनी। इसीलिए अगर आप देखें इस सारे वाकये में, मुझे मेरा एक बयान बता दें जो कंट्रोवर्शियल हुआ हो। तर्जुमान वजीर आला के तौर पर पहला सारा दिन इस वक्त आपकी बात हो नहीं रही शहबाज साहब, इस वक्त वो लवाहिकीन, उनके केस की बात हो रही है। शुक्रिया, आप जो कहेंगे उसके आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। ऑफ कोर्स हम तो नहीं जिम्मेदारी ले सकते। आपके वक्त का शुक्रिया। ये जो कुछ आप कह रहे हैं, अगर आप जलील साहब से मिले हैं और आइंदा भी मिलेंगे तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। उनका मुतालबा सर-ए-फ़हरिस्त यही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। देखते हैं कि पंजाब हुकूमत उनका मुतालबा मानती है या फिर अपनी मर्जी करती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद आज उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 9 साल इक़्तिदार में रहे, कुछ पार्टीज को तोड़ा और फिर नई जमात बनाई, फिर इस जमात के साथ मिलकर
हुकूमत चलाई और 2008 में इक़्तिदार से अलग हुए और खामोशी से बैरून मुल्क चले गए। अक्टूबर 2010 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी नई जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऐलान किया था और फिर 2013 में खुद साख्ता जिलावतनी ख़त्म करके वतन वापस आए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया, मगर परवेज़ मुशर्रफ को इंतखाब लड़ने का मौका नहीं मिल सका और 2013 के आम इंतखाबात में उनकी पार्टी कौमी असम्बली की एक ही नशिस्त जीत सकी। फिर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात शुरू हुए, वो अदालतों के चक्कर लगाने लगे। इस दौरान उनके साथ इक़्तिदार में रहने वाले अलग हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सबने साथ छोड़ दिया। फिर मार्च 2016 में परवेज़ मुशर्रफ खुद भी खामोशी से बैरून मुल्क चले गए। जाने से पहले ये कहकर गए कि वो वापस आएंगे और फिर वो वापस नहीं आए। अदालतें उन्हें वापस बुला रही हैं मगर वो वापस नहीं आते। 2018 के इंतखाबात से पहले उन्होंने एक बार फिर इंतखाब लड़ने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। 22 जून 2018 को जब साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने पार्टी की सरबराही छोड़ने का ऐलान किया तो अपनी जगह डॉक्टर अमजद को पार्टी का चेयरमैन नामजद किया। परवेज़ मुशर्रफ ने एक कदम उस वक्त उठाया था जब सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने परवेज़ मुशर्रफ का नाम पार्टी सदारत से हटाने का फैसला दिया था। फिर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने डॉक्टर अमजद की सरबराही में 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर पार्टी ने इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की हिमायत की। इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने NA-53 पर इमरान खान और NA-54 पर असद उमर की हिमायत में अपने उम्मीदवार बिठा दिए। अलबत्ता पार्टी चेयरमैनशिप संभालने के बाद 2 माह बाद ही यानी 10 अगस्त 2018 को वो मुस्ताफ़ी भी हो गए, जिसके बाद पार्टी की जानिब से बयान आया कि डॉक्टर अमजद मुस्ताफ़ी होने के बाद पार्टी से अलहदा नहीं होंगे बल्कि वो परवेज़ मुशर्रफ के कानूनी अमूर की निगरानी करेंगे और अब उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो क्या वो PTI में रहते हुए परवेज़ मुशर्रफ के कानूनी मामला देखेंगे या फिर इन मामला से भी अलग हो जाएंगे? इमरान खान माजी में परवेज़ मुशर्रफ के करीब रहे, फिर अलग हुए और उन पर सख्त तनकीद करते रहे। 2 माह पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ एंकर्स को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जब वज़ीर-ए-आज़म से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो केस स्टडी करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ अक्टूबर 2007 में इमरजेंसी के फैसले की वजह से आइन से गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है। जब परवेज़ मुशर्रफ ने दूसरी इमरजेंसी नाफिज की तो उस वक्त इमरान खान भी अदलिया की बहाली और परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में शामिल हुए। वो इस दौरान गिरफ्तार भी हुए। फिर बाद में इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने डील कर ली है। आसिफ जरदारी अगर बैरून मुल्क के दौरे ख़त्म करें और पाकिस्तान में थोड़ा टाइम गुजारें तो उन्हें पता चलेगा कि सारी जिम्मेदारी उनकी है और हम डिमांड करते हैं कि NRO की जो डील साइन की गई थी इसकी सारी डिटेल्स पाकिस्तानी कौम के सामने रखी जाए कि जो ये सारे करप्शन के केस माफ़ किए गए थे उसके बदले में मुशर्रफ को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना था। लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए और बहरहाल फिर भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और जनरल मुशर्रफ ने BBC को कहा कि मैंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है नवंबर 3 को। तो जब वो ख़ुद ही कह रहे हैं कि मैंने आइन तोड़ा है तो इनको गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए उनको। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये NRO की वजह से कुछ नहीं किया जाएगा क्योंकि NRO जब तफसील सामने आएगी पब्लिक की तो पता चलेगा कि जो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं जो माफ़ किए गए हैं, जो कत्ल के केसेस माफ़ किए गए हैं, वो सारा पेंडोरास बॉक्स पब्लिक में खुल जाएगा अगर मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसी नए पेंडोरा बॉक्स के खुलने से खौफज़दा हैं, इसीलिए कह रहे थे कि वो केस का मुताला करेंगे? अब परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। इस पर हम डॉक्टर मोहम्मद अमजद से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। अब सवाल ये बनता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब से ताज़ियत की जाए, इमरान खान साहब को मुबारकबाद दी जाए या परवेज़ मुशर्रफ साहब को मुबारकबाद दी जाए, इमरान खान साहब से ताज़ियत की जाए? किस वजह से आपने ये फ़ैसला किया PTI में शामिल होने का? जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बात मेरा ख्याल है तज़ियत करने की या मुबारकबाद की नहीं है, ये एक उसूली मेरा फ़ैसला था और आज ही नहीं किया बल्कि ये 10 अगस्त को मैंने रिज़ाइन दिया था पार्टी से और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने कहा कि नए चेयरमैन के इंतखाब तक आप काम करें तो वो मैंने फिर 10 अक्टूबर को नए चेयरमैन को मुंतखब करवा के तो उनको प्रॉपरली हैंड ओवर कर दिया। तो बड़े अच्छे अंदाज से हम अलग हुए और उनके अभी बरादर नस्बती जो हैं वो चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी जनरल वही हैं जो पहले से चल रही हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब मैं ऑलरेडी छोड़ ही चुका हूँ तो आज PTI में मैं चला भी जाऊँ तो मेरा नहीं ख्याल उनसे कोई ताज़ियत की ज़रूरत बनती है। लेकिन डॉक्टर अमजद हैरत तो होगी इस पे कि बड़ी जोश और जज्बे से बड़ी उम्मीदों के साथ ये पार्टी लॉन्च हुई थी और बड़ा पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए जिस तरह आपका मौक़िफ़ था, परवेज़ मुशर्रफ साहब का मौक़िफ़, हुआ क्या फिर पार्टी को गलत रास्ते पर चली गई या ये सारा जो इस तरह से ख़त्म हो रहा है कि आप भी अलग हो गए, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी पार्टी चलाने के लिए उस तरह से तैयार नहीं, इस हालत तक कैसे पहुंचे आप लोग?
देखिए बात ये है उस वक्त हमने ये सोचा था कि हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करें, एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स कायम करें, छोटी जमातों को साथ में लाएं, PMLQ को भी साथ में लाएं, PML फंक्शनर को भी मिलाएं, एक इस तरह का एक इत्तेहाद बने कि वो मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका और उसकी चंद एक वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस भी पार्टी जिस भी सियासी रहनुमा से बात की, उनका पहला ये सवाल होता था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब को तमाम मुकदमात का सामना करना चाहिए और परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी इस पार्टी को या इस अलायंस को फ्रंट से लीड करें तो हम लोग उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर वो मुकदमात का सामना भी नहीं करते, दुबई से आते भी नहीं हैं, तो फिर उनकी पार्टी में शामिल होना या उनका साथ देना वो हमारे लिए किसी सूरत भी काबिल अमल नहीं है। अब आप एक ऐसी शख्सियत की पार्टी में आ गए हैं जो कि आपके साबिका लीडर के शदीद मुखालिफ थे और अब मालूम नहीं कि अब है या नहीं, लेकिन काफ़ी अरसा पहले जिस तरह हमने सुनवाया भी कुछ देर पहले आपने सुना होगा कि वो कह चुके हैं कि उन्होंने एक बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारे के सामने कहा कि उन्होंने 3 नवंबर को आइन तोड़ा, तो वो एक आइन शिकन शख्सियत हैं। अब अगर ये हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ाती है तो उसमें फिर आपकी राय क्या होगी? क्या आप उससे इत्तेफाक करेंगे या आप अपने आप को अलग रखेंगे? देखिए ये जो कार्रवाई है ये तो कितने सालों से आपके सामने चल रही है। जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने इस मुकदमे को भी दायर किया, इसकी मुशर्रफ साहब उस अदालत में पेश भी हुए, बहुत सारी तारीखें बनी, कई वो ट्रिब्यूनल बने और टूटे, तो वो तो मुकदमा पहले से चल रहा है। अगर ये हुकूमत उसको कंटिन्यू करती है तो ये तो एक आइनी तरीक़ाकार और एक सिस्टम है जिसको हुकूमत फॉलो कर रही है, करेगी, उसमें मेरा इख्तलाफ करना तो कोई मुनासिब नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब वो रेलेवेंट नहीं रहे। अच्छा, बात ये कि जब डॉक्टर अमजद फिर अगर वो रेलेवेंट नहीं रहे, केसेस तो अपनी जगह मौजूद है अदालतों में, अब आपने इतना करीब उनके वक्त गुजारा है, पार्टी का हिस्सा रहे, आपको लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ कभी पाकिस्तान वापस आएंगे, वो मुकदमात का सामना करेंगे या सियासत में हिस्सा लेंगे, या फिर उन्होंने खुद से ये चैप्टर क्लोज कर दिया या ये चैप्टर क्लोज हो गया है अब आपके भी PTI में आने के बाद? जी बात यह है कि वो मेरे जो पार्टी छोड़ने की रीज़न्स भी यही हैं कि एक तो ये कि मैं उनसे यही कहता रहा कि आप पाकिस्तान आए, मुकदमात का सामना करें, हम आपके लिए सारा माहौल क्रिएट करेंगे। फिर हमने उनको कहा कि आप पार्टी को अप फ्रंट लीड इसका करें। आपने जिक्र किया कि आप उनसे कहते रहे आपका ये मौक़िफ़ है, लेकिन आपको लगता है अब वो आएंगे कभी आगे मुस्तक़बिल में? नहीं, मैं वही बात करने लगा हूँ कि मैं उनसे कहता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। जब इंतखाब भी थे ना 2018 के, तो उन्होंने कहा आप तैयारी करो, तो मैंने यही कहा अगर आप आएंगे तो हम इंतखाब लड़ेंगे वरना नहीं लड़ेंगे। लेकिन अफसोस ये हुआ कि ना तो वो आए और उन्होंने इंतखाब भी हमें मजबूरन हमें लड़वाया ज़बरदस्ती कि आप लड़े, और उसके बाद जितनी नाकामी भी हुई, उसके बाद मैंने उनको फिर ये कहा कि अब पार्टी को चलाना या सिस्टम को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें किसी बड़ी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने PTI को अपने तकरीरों में सपोर्ट तो ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी पार्टी को अभी भी कायम रखूँगा और दुबई से चलाऊँगा, जिस पर मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, अपने मुकदमात का सामना नहीं करेंगे, या आप पाकिस्तान नहीं आएंगे या पार्टी को खुद से नहीं चलाएंगे, ये पार्टी नहीं चलती। जिस वक्त आप दस्तबरदार हुए पार्टी से डॉक्टर अमजद, जब APML से अलग हुए तब तो आपकी बात हुई होगी ना परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, उस वक्त उन्होंने क्या कहा आपको? मैंने उनको उस वक्त ये ज़रूर बताया था, मैंने कहा कि हमें पार्टी ख़त्म कर देनी चाहिए, हमें PTI को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में जब हमने बाइकआउट किया तब भी PTI को सपोर्ट किया। 2018 में जब भी मैंने ये जहाँ से विड्रॉ किया इमरान खान साहब के हलके से, मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त सदर हैं, उन्होंने ख़ुद मुझे फ़ोन करके कहा था कि मेरे और इस्माइल साहब जो सिंध में है, इन गवर्नर साहब है, मेरे हलकों से भी विड्रॉ करें। तो हमने 4 हलकों से इनके कहने पर विड्रॉ भी किया। हमारी तो उस वक्त भी इनको सपोर्ट थी। मुशर्रफ साहब इमरान खान साहब को पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अपना पॉलिटिकल कैरियर भी रखना चाहते हैं, पार्टी चलाना चाहते हैं, जो 2 चीज़ें एक वक्त में मुमकिन नहीं है। इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि जो इस वक्त मुल्क में पार्टी काम कर रही है, जो मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए एक सरतोड़ कोशिश कर रही है, मुझे उसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं अपने टाइम को पॉजिटिव और दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद आपके वक्त का।
डॉक्टर अमजदी कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ है। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी दबे अल्फाज में किसी हद तक कह गए हैं कि वो भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं या उनकी हिमायत में उनसे गुफ्तगू करते रहे, लेकिन बाकायदा ख़ुद तहरीक इंसाफ में अपनी पार्टी जम करना, शामिल होना या अपनी पार्टी को ख़त्म कर देने पर परवेज़ मुशर्रफ राज़ी नहीं है। वापस आएंगे नहीं, इसका जवाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद के पास भी नहीं है। हम प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।